हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 अक्टूबर 2023 के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको हम देखते हैं। आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे उसमें वैसे तो बहुत सारे समाचार थे, लेकिन दो समाचार प्रमुख जो चल रहे थे, मतलब कल से ही चल रहे हैं। उसमें एक है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आरबीआई के अभी 6 तारीख को ही हुआ था, उसने फैसला लिया था। उसमें वो लेकर कई सारे आर्टिकल द इकोनॉमिक्स टाइम्स में आए हैं, जो भारतीय मौद्रिक नीति और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से लेके समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि एक मालदीव में अभी चुनाव हुआ है और उस चुनाव में वहाँ पे ऐसे व्यक्ति चुने गए हैं जिनको माना जाता है, जिनकी पार्टी या जिन्होंने इंडिया को वहाँ से हटाने के लिए एक मूवमेंट चलाया है और माना जाता है कि वो भारत के विरोधी और चीन के समर्थक हैं। ठीक है, चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था कि भारत के जो कुछ लोग हैं, वो सैनिक हैं, यहाँ से जाएं। कुछ भारत के करीब 75 सैनिक वहाँ पे, जो हमने वहाँ पे सैनिक विमान, ड्रोनियर विमान और इस तरह से कुछ हेलीकॉप्टर दिए हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट वो चला रहे थे, उसी के पक्ष का व्यक्ति जो है वहाँ पे चुना गया है। ठीक है, तो इससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है लोग कि कहीं ना कहीं भारत के संबंध मालदीव के साथ गड़बड़ हो सकते हैं। इसी पे वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रहे मोहम्मद नशीद करके हैं, 2008 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे हैं। जो पिछली सरकार थी इसमें वो उसी पार्टी से ये भी जुड़े रहे हैं और वहाँ के वहाँ के कह सकते हो एक जो विधायिका है, उसके स्पीकर अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, वहाँ के स्पीकर हैं। और चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपनी पार्टी उससे अलग करके एक पार्टी बनाई थी और उससे एक कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा किया था, जिसने कुल 7% मत पाया। और लोगों का कहना है कि अगर ये मत नहीं पाते तो वो जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो जीत जाते। तो उनकी कहीं ना कहीं भूमिका है इस राष्ट्रपति के चुनाव में और इस सरकार में भी रहेगी। ऐसे में उनका मानना है, उनका कहना है, द हिंदू को उन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया था उसमें उनका मानना है कि नहीं, मालदीव न भारत को हटाने की बात कर रहा है न चीन के पक्ष की बात कर रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है मालदीव के लिए कि भारत के महत्व को इनकार कर सके। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। चलिए, जहाँ तक पहला है मौद्रिक नीति वक्तव्य, देखिए मौद्रिक नीति वक्तव्य, भारत एक जवान की तरह आगे बढ़ रहा है। देखिए इसमें एक हाथी बना हुआ है, भारत सरकार है और ये धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। देखिए झंडा लेके ऊपर, ये 7 विकसित देश हैं और भारत विकसित देश की तरह धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस का ही इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये जो है उसमें ये आया है और उसमें ये बात कही गई है कि जो है हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि भारत एक जवान की तरह आगे बढ़ रहा है सारी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद। जवान जानते हैं ना, जब मार्च करते हैं तो उनको उनके हिस्ट्री में पीछे नहीं, धीरे धीरे जाए जैसे भी उनको आगे बढ़ना है और वो आगे बढ़ते जाते हैं करते करते। उनके डिक्शनरी में पीछे आना नहीं लिखा है और वो चीज़ें भारत के लिए भी बताई जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही धीरे धीरे आगे, हमारी हमको हाथी के रूप में, चीन को ड्रैगन के रूप में कहा जाता है, तो हमारी हाथी ऐसे धीरे धीरे चल रही है, अपना झंडा जाके ऊपर। जैसे देखिए अमेरिका का झंडा है, फिर इस तरह के जो झंडे हैं, इन झंडों को धीरे धीरे करके जो है भारत जो है इन झंडों को आगे जाके अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और ये कहीं कहीं अच्छी बात है। हमें इसको देख के हंसी भी आ रही है और मुझे खुशी भी हो रही है काफ़ी। इसलिए हमने उसको, हालांकि इस पे देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में इकोनॉमिक्स टाइम पे करीब 10-15 आर्टिकल है उन सभी को, लेकिन उनमें से जो वो है उसको जब एक जगह इकट्ठा किए तो इन सारे पहलुओं के रूप में सामने आया। जैसे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी रही उसमें क्या क्या बातें की गई है, उसमें हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहा गया है, हमारे मौद्रिक नीति को लेकर क्या कहा गया है, हमारे जो एक बातें कही गई है कि हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में जो है, जो परिवार हैं, परिवार का जो है बचत ऐतिहासिक रूप से काफ़ी कम हो गया है, उसको लेके क्या समस्या है। और
जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी क्या स्थिति है, यानी ओवरऑल अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में इसमें डिटेल समझाया गया है। तो थोड़ा इसको हम डिटेल में, इसलिए आज ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं रखे हैं, आज 2 न्यूज़ रखे हैं क्योंकि हम इसको डिटेल में समझना चाह रहे हैं। क्यों इतना महत्व, जैसे मौद्रिक नीति वक्तव्य है, तो मौद्रिक नीति जो है आप लोग अगर पता होगा, पढ़ते होंगे तो किसी भी देश में खासतौर से उसकी अर्थव्यवस्था के लिए 2 नीतियां बहुत महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारी लेकिन 2 नीतियां परंपरागत रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। उसमें एक होता है राजकोषीय नीति, जो कि सरकार की एम्बिट में सरकार की जिम्मेदारी में होती है। एक होता है मौद्रिक नीति या मुद्रा से जुड़े हुए प्रबंधन, मुद्रा यानी मनी के लेकर, मनी या जो करेंसी इस तरह की चीज़ों को लेकर प्रबंधन, यह किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा और बैंकिंग सेक्टर का कितना महत्व है, अब आप इससे समझिए कि जीडीपी की जब आप परिभाषा करते हो, मौद्रिक नीति को समझना है, और अगर उसको समझने के तो समझो, जब आप जीडीपी की परिभाषा करते हो तो कहा जाता है कि जो सामान्य से परिभाषा है कि एक देश की उसके सीमा रेखा में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी किसी भी देश का एक उसकी सीमा रेखा में, मतलब उसकी जो सीमा क्षेत्र में एक वर्ष में जो भी वस्तुएं और सेवाएं आती हैं उसका जो मौद्रिक मूल्य है वह उसकी जीडीपी है। ठीक है, यानी जीडीपी की सही जानकारी करने के लिए मौद्रिक मूल्य का सही होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो हमारी मुद्रा है वह सही आधार पे रहे। पता चला कि अगर मुद्रा की वैल्यू बहुत घट गई, यानी मुद्रा सस्ती हो गई, यानी मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जीडीपी तो बढ़ी हुई देखेगी, लेकिन वास्तव में जो है कह सकते हैं कि उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है, इसी तरह से हालांकि उसके लेकर जो है बेस इफेक्ट को लेके पिछला जो है एक बेस इफेक्ट एक जो है बेस वो आधार लिया जाता है, वो उसकी वजह से जो है एक्चुअल मुद्रास्फीति निकालने के लिए काम किया जाता है कि मुद्रास्फीति का जो डिफ्लेशन है उसको कर दिया जाए। फिर भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आपको पता होगा कि किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, सरकारें या जो भी चीज़ें हैं, यानी अगर हम बैंक की बात करें तो अगर बैंक के पास 100 रुपया है तो जब वो क्या कर सकता है कि उस 100 रुपये को बैंकिंग सेक्टर के होकर अगर वो गुजरेगा तो वो 500 रुपये के ऋण के रूप में, यानी 500 रुपये के निवेश के रूप में अर्थव्यवस्था में पहुंच जाता है। ये होती है बैंकिंग सेक्टर का जादू। ठीक है, और किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। मौद्रिक नीति की दूसरी जिम्मेदारी होती है बैंकिंग सेक्टर की, यानी ये सारे पहलू कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो है मौद्रिक नीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पहले ये माना जाता था कि राजकोषीय में सरकार की है, जिसमें कर आदि और सारे वित्तीय तंत्र शामिल होते हैं, और मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की होती है। इसको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, आज भी मिली हुई है। लेकिन बीच में ये देखा गया कि अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में अब राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति एक दूसरे के पूरक के रूप में भूमिका अदा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मान लिया सरकार जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, बैंक जो है आरबीआई क्या करेगी, वो टाइट मुद्रा पॉलिसी के तहत बैंकिंग सेक्टर को वो कर दे, और सरकार जो है अपना स्पेंडिंग बढ़ा दे, राजकोषीय घाटा बढ़ा दे, तो देखा जाएगा कि ये जो इनका जो आरबीआई की मुद्रास्फीति है वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। ऐसे में या सरकार बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाह रही है कि विकास हो जाए, और आरबीआई उसी समय अपनी टाइट मुद्रा पॉलिसी कर दे, तो जो निवेश का जो सारा स्टिमुलेशन है वो सब धरा का धरा हो जाएगा। सरकार ने सारा पॉलिसी किया कि हम टैक्स छूट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, अब लाओ आरबीआई ने ब्याज दर ही 12% कर दिया है, बैंक का 15% कर दिया है। अब कहाँ से ऋण लेगा? 15% पे लेकर कहाँ कोई ऋण लेगा? तो इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों मौद्रिक पॉलिसी और राजकोषीय पॉलिसी आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट कार्य करें, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका संबंध जो है कॉर्डियल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए एक मौद्रिक पॉलिसी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी, जिसमें भारत सरकार के वित्त सचिव और इस तरह के लोग भी रहते हैं, ताकि
मौद्रिक पॉलिसी में राजकोषीय नीति के पहलू को भी ध्यान में रखा जा सके। ठीक है, तो हर 2 महीने पे ये आरबीआई अपनी मौद्रिक पॉलिसी निकालती रहती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पहलू पर जानने में मदद मिलती है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। आइए चलते हैं हम इसमें आगे देखते हैं। अगर सारांश के रूप में देखें तो इस मौद्रिक नीति की जो बात है, इसमें जो है अभी जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये है कि गवर्नर शक्तिदास ने कहा है कि वैश्विक रुझानों के बावजूद, यानी वैश्विक रुझान क्या हैं, अभी तो विश्व बैंक आपने देखा होगा, परसों ही पढ़ा था हम लोगों ने 6 तारीख को ही, कि वैश्विक स्तर पे मंदी का दौर मतलब विकास दर धीमा होने वाला है, लेकिन उसमें भी बताया गया है कि भारत की विकास दर 6.3% रहनी है। ये विश्व बैंक का अभी जो इंडिया अपडेट आया उसमें है। इसी तरह की बात ये भी करते हैं शक्तिदास गवर्नर कि वैश्विक रुझानों के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। और ये क्यों मजबूत बनी हुई है? क्योंकि मजबूत घरेलू मांग के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। जो हमारी घरेलू मांग है उसके कारण हमारी आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। यही बात हमारे विश्व बैंक वाले भी सारी चीज़ों में हमें दिखाई दी थी। ठीक है, और क्या कहा कि इसके बाद हमारी स्थिति मजबूत है। क्यों है? हम घरेलू मांग के कारण है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्शियस रहना है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमसे ये नहीं कि खुश होकर और हम इस तरह की ध्यान देना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अभी भी भू राजनीतिक तनाव है, कि रूस यूक्रेन युद्ध तो अभी भी चल रहा है, और दक्षिणी चीन सागर को लेकर तो चिंता जग जाहिर है कि वहाँ पे भी लग रहा है कि स्थिति गड़बड़ हो सकती है। हालांकि ऐसी नहीं है, लेकिन उम्मीद है। और वैश्विक आर्थिक मंदी की बात है, असमान मानसून है, जैसे देख रहे हैं कि अल नीनो प्रभाव है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं कम है। सितंबर में बारिश हो सकता है कि वैश्विक औसत जो भारतीय औसत वो मेंटेन हो जाए, लेकिन कई ऐसे राज्यों में जैसे कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पे बारिश बहुत कम हुई है। ठीक है, तो इसके कारण असमान मानसून है। ये सारी चीज़ें हैं वो भारत के संदर्भ में दृष्टिकोण में जोखिम की चेतावनी दी रही हैं। यानी सारांश में कि वैश्विक रुझान मंदी के होने के बावजूद भी तनाव क्या क्या है, घरेलू जो है भू राजनीतिक तनाव है, वैश्विक आर्थिक मंदी है, आसमान मानसून है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने चुनौती कर रही हैं। फिर भी वैश्विक भारत जो है अपनी घरेलू आर्थिक गतिविधियों और जो निर्यात और सेवा क्षेत्र आगे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। यही बातें विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी आई है कि इसके साथ वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए कहा गया है ना कि एक जवान की तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और क्या कहा इन्होंने, पॉलिसी ने कहा कि 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% होगी। देखिए विश्व बैंक ने क्या कहा है, 6.3%, ये विश्व बैंक का है, और आरबीआई का कितना है, 6.5%। और यही भारत जो है, भारत की सरकार का भी जो है वो भी है कि 6.5% है। हालांकि विश्व बैंक 6.3% कह रहा है। और जैसे मैं बार बार पिछली बार जब बता रहा था विश्व बैंक का, तब भी बता रहा था कि हमारा अपना अनुमान है कि ये बढ़ के 6.9% या 7% आएगी जब एक्चुअल डेटा आएगा। ऐसी परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे कि PMI जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की सर्विस है वो 60 के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर के ऋण है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था घरेलू मांग के कारण, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं। जैसे अभी मानसून में, ये जुलाई अगस्त के आंकड़े हैं, लेकिन मानसून में सितंबर में दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि शायद उस तरह का प्रभाव भारत के कृषि व्यवस्था पर न पड़े जैसा पड़ने की उम्मीद थी। ठीक है, तो इसलिए मैं आशान्वित हूँ कि ये 7% के आसपास होगा। जैसे 2022-23 का 7.2% है, जबकि विश्व बैंक ने ही और ये सारे लोगों ने 6.6, 6.9% आदि सब कहा था, लेकिन आया कितना, 7.2%। तो इसलिए उम्मीद है। फिर भी आरबीआई गवर्नर कहा कि वैश्विक मंच में भारत की क्षमता, भारत दुनिया का नया विकास इंजन बनने के लिए तैयार है। ये है इसकी खास बात कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत दुनिया की नया विकास इंजन बनने के लिए तैयार है। वो देखो हाथी धीरे धीरे चढ़ रहा है ना, कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, डंडा लेके लगाऊंगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के अगर संकेतकों के रूप में, चूंकि मौद्रिक पॉलिसी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में पता हो। तो जो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख
हालांकि मौद्रिक नीति की प्रमुख जो भूमिका होती है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो वो होती है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना। लेकिन मुद्रा स्थिति को भी इसलिए नियंत्रण की जाती है ना कि ताकि अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में रहे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण विकास आदि दर प्रभावित न हो सके। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि जीडीपी के विकास का अनुमान उन्होंने क्या कहा है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या कहा है कि 2023-24 और 24-25 दोनों के लिए 6% के अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को बरकरार रखा है। यानी जो 2022-23 और 23-24 और 24-25 ये दोनों इस साल और इसके अगले साल के लिए भी 6.5% की ग्रोथ रेट का अनुमान आरबीआई लगा रही है और उस पर वो बनी हुई है। दूसरा क्या है कि अर्थव्यवस्था में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय सरकार की नीतियों ने व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया है। यानी कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी ने ये कहा है कि जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी रही है या जो सरकार की अन्य नीतियां रही हैं घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर, जो स्थिरीकरण और आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को लेकर वो प्रभावी हैं, उसका प्रभाव भी सही दिखाई देगा। इसी तरह की बात देखिए, जब विश्व बैंक, तुलना मैं इसलिए करा रहा हूँ कि समझ हमको आनी चाहिए, दो अलग अलग संस्थाएं हैं, एक हमारा केंद्रीय बैंक है, एक वैश्विक स्तर पर विकास संस्था है, वो भी इसी तरह की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि उनको लग रहा है कि फिस्कल अनुशासन या फिस्कल डेफिसिट की स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि चुनाव साल होने के बावजूद भी उम्मीद है कि ये सरकार इस पर ध्यान रखेगी और इस तरह की चीज़ों को, उसको अनुमान है कि ये सरकार इस जो फिस्कल अनुशासन है उससे साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। भले प्रमोशनल जो पॉलिटिक्स है उसके बावजूद भी विश्व बैंक को लगता है कि भारत की सरकार जो है वो फिस्कल अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश करेगी, जो अपना 5.4% का फिस्कल डेफिसिट का उसका टारगेट है उसको मेंटेन कर लेगी। ठीक है, इसी तरह की बात ये भी कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने जो सरकारी प्रयास है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं और इसलिए घरेलू आर्थिक गतिविधि में जो लोचशीलता या मजबूती के कारण हम जो है अच्छा है, लेकिन इसके साथ हमें आत्मसंतुष्टि के प्रति इन्होंने क्या किया, गवर्नर ने, देखिए गवर्नर हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन हमें आत्मसंतुष्टि के प्रति आगाह रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले आर्थिक संकटों से सीखे गए सबक के महत्व का भी उल्लेख किया, क्योंकि हमसे जो पीछे इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, बार बार आती रहती, इसलिए कॉन्शियस रहे। अभी दिखाई देगा जब मुद्रास्फीति में, जैसे अभी अर्थव्यवस्था में तो इन्होंने अनुमान को बराबर रखा, अगर कॉन्शियस नहीं रहते तो हो सकता है इनको बढ़ा सकते थे, अगर अनुमान बराबर रखा और पीछे देखेंगे कि अपने जो है जो मुद्रास्फीति है वो भी इनके कंफर्टेबल सीमा में होने के बावजूद भी इन्होंने ब्याज दर को घटाया नहीं। क्यों? क्योंकि यही कॉन्शियसनेस है, यही कॉन्शियस चुनौती है जो इसको रोके रहती है। इसीलिए देखिए, इसीलिए मुद्रा पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को अलग रखने की भी बात होती है कि दोनों एक साथ रहेंगे तो हो सकता है एक तरह, लेकिन दो अलग अलग संस्थाएं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि हम मुद्रास्फीति को मेंटेन रखें, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के, और सरकार का उद्देश्य है कि हम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा रखें। तो इससे क्या होता है कि लोग, जैसे एक से ज़्यादा दो, एक से भले दो कहते हैं ना, कि एक से भले दो, तो दो संस्थाएं अगर इस तरह से काम करती हैं और अगर एक दूसरे से अलग अलग काम करेंगी तो निश्चित है तबाह हो जाएगा। लेकिन एक पर्पज़ है, देश का अर्थव्यवस्था का विकास करना है और लोगों को उनके महंगाई के मार से बचाना है, ये सारी चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए ये कॉन्शियस है। अब आगे इसका अगला उसमें देखेंगे, अगले वाले में, कि मुद्रास्फीति के मुद्दे में जो निर्णय है वो जो कॉन्शियस है वो दिखाई दे देगा। जैसे ये कह रहे हैं कि मानसून की स्थिति असमान है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही है, ये सब चिंताएं हैं। इसके बावजूद ही रिजर्व बैंक ने कहा इस वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान वो 5.4% रखा। आरबीआई ने मुद्रास्फीति, लिख देता हूं थोड़ा आप लोगों को याद भी हो जाएगा, अभी को नहीं दिख रहा है, ये 5.4% है। ठीक है, अगर विश्व बैंक से तुलना करें तो उसने अपने इंडिया अपडेट में 5.9% माना है, आरबीआई क्या कह रहा है 5.4%। और जो एमपीसी के लिए जो 2016 में उसको सरकार ने मैंडेट दिया है कि आप 4 से 2% ज़्यादा 2% कम, यानी 2 से 6% के बीच में अगर मुद्रास्फीति है तो आप तब आपको
एक कंफर्टेबल लेवल है, इसके बीच में आप मुद्रास्फीति को रख सकते हैं। तो वो 5.4% है, यानी चाहे तो वो कंफर्टेबल है, चाहे तो वो जो 6.5% का रिपो रेट है उसको घटा सकता है, लेकिन कॉन्शियस होने के कारण इसके बावजूद भी देखिए मौद्रिक नीति समिति ने समायोजन वापस लेने पर ध्यान करते हुए प्रमुख उधार दर को 4.5% पर ही अपरिवर्तित रखा, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो कम कर सकता था। कई लोगों को उम्मीद भी थी, लेकिन कॉन्शियस है कि हो सकता है जैसे कई बाहरी चीज़ों पे, जैसे हमारे खाद्य चीज़ें मानसून पे निर्भर है, हमारा जो कह सकते हो एनर्जी, ऊर्जा, पेट्रोलियम, इसके हम 85% हम विदेशी निर्यात पे निर्भर है। तो इसमें खाद्यान्न हम मौसम का जुआ खेलते हैं और बाकी विदेशी निर्यात करते हैं। इसके कारण ये हमारा मुद्रास्फीति का जो बास्केट है ना, वो वोलेटाइल रहता है। इसलिए ही कॉन्शियस होके ये आरबीआई अभी 6.5% पे ही रखने की बात कर रही है, और उसको उम्मीद है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति में और कमी आने की उम्मीद है। और अगले वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4.5% है, यानी 2024-25 के लिए 4.5% का लक्ष्य इसको है, यानी जो 4% के बिल्कुल आसपास, जो इसको मानते हैं कि एक आइडियल मुद्रास्फीति है। अभी भी आइडियल है क्योंकि 6% के अंदर है। ठीक है, ये तो हुई मुद्रास्फीति के मुद्दे पर निर्णय। और क्या कह रहा है ये बैंक? कह रहा है कि ये पॉलिसी कह रही है कि उच्च मुद्रास्फीति व्यापक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में पहचाना गया है। इसीलिए आरबीआई अपनी मुद्रास्फीति की जो 4% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कह रहा, मतलब ये बात कह रहा है कि क्यों 5.4% होने के बावजूद भी, भले वो उसको 2 से 6 के कंफर्टेबल लेवल में है, लेकिन उसके लिए क्या है कि 4 के जितना करीब आ जाए उतना बेहतर है। और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जो मानसून है, इसको लेकर भी वो चिंतित है, क्योंकि मानसून का बहुत बड़ा प्रभाव खरीफ सीजन पे पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यह अभी मेंटेन रखे हुआ, क्योंकि बार बार होने वाले वैश्विक आपूर्ति झटकों का मूल्य स्थिरता के प्रबंधन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये कॉशियस अप्रोच भी रखे हुए है। जैसे जवान हमारा आगे बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि वो आंख मूंद के चला जाएगा, अपनी जान नहीं गंवाना है, उसको आगे बढ़ना है, स्लो एंड स्टडी आगे ही बढ़ना है, उस दिशा की बात कह रहा है। हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कह रही है। घटते घरेलू बचत का मुद्दा, इस पे आप लोग कई चीज़ पढ़े होंगे, हमने चर्चा भी किया था, और हमने जो चर्चा किया था वही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। ये तो अच्छी बात है कि जैसे कि जो घरेलू बचत है, जो सेविंग्स होती है लोगों की, वह घट गई है, ऑल टाइम लो हो गई है, ऐसा माना जाता है। 5.1% के आसपास आ गई है ना। हाँ, 5.1% 2022-23 में घरेलू बचत 5.1% है। इसको लेकर ये आरोप लगे कि जो है भारतीय परिवार डिस्ट्रेस में है, क्योंकि वह क्या कर रहा है कि उसके पास उसकी बचत कम हो गई है। आपकी बचत कम होने का, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, अब मेरे अकाउंट में 50,000 हो जाए तो आप क्या कहोगे कि अरे सर की जो है स्थिति गड़बड़ है, तभी तो इनके अकाउंट में 50,000 रुपये कम हो गया। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता, अब अगर हम और डेटा दे दें कि हमने हो सकता है कि एक घर ले लिया हो 5 लाख का, जिसमें हमने 40,000 रुपये जो है डाउन पेमेंट कर दिया हो, या हमने एक कार ले ली है 1 लाख की, जिसमें 10,000 डाउन पेमेंट कर दिया है, तो हमने 50,000 डाउन पेमेंट करके कितने 6 लाख की परिसंपत्ति बनाई है। तो हमारा सेविंग घटा, लेकिन हमारा जो ऋण बढ़ा, जो ऋण के साथ और वो चीज़ हुआ, वो हमारे इन्वेस्टमेंट रूप में अगले साल के हमारे आंकड़े में दिखाई देगा। ठीक है, यही बात ये कह रहे हैं जो घरेलू बचत का मुद्दा है वो ऑल टाइम लो इसलिए है क्योंकि घरेलू आधार पे एक तो खर्च बहुत तेजी से बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल का 2021 और 21-22 जो 2 साल था, उस साल लोगों ने खर्चे बहुत कम किए। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो सारी चीज़ें बंद थी, घूमने फिरने का कोई ऐसा था नहीं, और ज़्यादातर व्यापार बंद ही था, तो उसमें तो खरीदारी करना बहुत ज़रूरी चीज़ें। और दूसरी बात है कि लोगों को पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए उन पैसों को उन लोगों ने सहेज के रखा कि उससे क्या होगा कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हो सकता है इमरजेंसी में काम आए। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने अपने पैसे को
जिनके पास था भी वो कहीं निवेश मतलब घर लेने, गाड़ी लेने या इस तरह के बड़े खर्चे करने से बच रहे थे, क्योंकि उनको आशंका था कि कहीं समस्या आ सकती है। ठीक है, अब क्या है कि अर्थव्यवस्था इस तरह से कोरोना और जितनी भी वेव ले आना था, सब एल्टा, डेल्टा, ओमेगा सब आके चली गई और ये पता चल गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो अब लोगों ने एक तो 2 साल से खर्च नहीं किए थे, तो भाई खर्च थे तो खुजली थी, खर्च करना शुरू किए। अब लोगों की आय भी बढ़ रही है, तो लोग क्या किए, घरों में निवेश कर रहे हैं, जो है गाड़ियों में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। एक चिंता जो खर्च बढ़ने का, उस पर आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि जो ऋण की ग्रोथ रेट है, जैसे वो हाउसिंग में है करीब 13-13.5%, 13.5% है, जो कृषि में है, नहीं कृषि में है 13.5%, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन यही है। हाउसिंग में 15% है, कार लोन में 20% है, और जो पर्सनल लोन है वो 30% हो गया है। तो इन लोगों का ये एक आशंका है कि ये पर्सनल लोन जो है लोग लेके खर्चा कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ रही, कहीं ये रिस्क की तरफ न जाए। और इस पे आरबीआई ने बैंकों को, कुछ ऐसे तो नहीं कहा है लेकिन बैंकों को कहा है जरा ध्यान देके जो इस तरह के वो आप पर्सनल लोन दीजिए। लेकिन उसमें पीछे वजह है कि कई सारे, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी जो इस तरह की सामान बेचने वाली जो संस्थाएं हैं, वो जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के साथ या बैंकों के साथ मिलकर कई सारे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ है। ठीक है, तो उसको लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की बात कर रहे हैं। बाकी इसको लेके और एक बात है कि वो कह रहे हैं कि जो 5.1% है ये बहुत खराब नहीं है, क्योंकि हमारा जो औसत रहता है लगभग जो है 7.5% ही रहता था पहले। ऐसा नहीं था कि हमारा बहुत 10-12, वो जो बढ़ा था वो कोरोना काल के कारण बढ़ा था। वही बताया कि उस समय लोगों ने खर्च, एक तो खर्च करने की जगह नहीं थी, दूसरे जो देखिए आप विपत्ति के समय लोग क्या करते हैं, पैसे को बचा के रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये आगे काम आएगा। तो उस कारण वो महामारी के दौरान ये बढ़ गई, क्योंकि जिसमें प्रतिबंध और असमर्थता और एहतियात बचत के रूप में वो सामने आई थी। अब लोग खुल के हुए तो वो खर्च कर रहे हैं। तो 7.5% पहले था, अब 5.1% है। और उसके बनस्पत अगर हम देखेंगे कि जो हमारा निवेश है ना, वो क्या हुआ है कि काफी बढ़ गया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। जहां तक रही बात विदेशी मुद्रा भंडार का, तो भारत, इसमें जो डेटा आया है वो ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.9 अरब डॉलर अभी जो सप्ताह खत्म हुआ है उसमें है, साप्ताहिक रूप से जारी होता है, आरबीआई द्वारा किया गया है। और इसमें जो है 3.12 अरब डॉलर का जो विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट होती है, जैसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड होता है, एसडीआर होता है आईएमएफ का, और जो कई सारे हम एक बास्केट रखते हैं, उसमें डॉलर, एन और भी जैसे पाउंड, यूरो, इस तरह की विदेशी मुद्राएं भी हमारे जो है फॉरेन करेंसी रिजर्व का हिस्सा होती है। तो जो ये 3.12 अरब डॉलर का कमी आई है जो फॉरेन एसेट में, जैसे 520 हुआ है, उसमें ये होता है, क्या होता है कि जैसे हमारी जो डॉलर घटा, डॉलर में है विदेशी मुद्रा, हो सकता है कि वो रुपया, वो मुद्रा हो, उस मुद्रा की वैल्यू डॉलर में घट गई हो, है ना। कई बार हो सकता है एन की घट गई हो, पाउंड की घट गई हो, जो है यूरो की घट गई हो। इसके कारण क्या होता है कि उसकी वजह से, डॉलर की कीमतों की वजह से कई बार ये कमी आती है, और ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो ये रहा आपके मौद्रिक नीति को लेके जो पूरी बात है उसको। और इसमें यह है कि जो हाथी चढ़ रही है वो चलती रहेगी, लेकिन कॉशियस रूप से चलने की ज़रूरत है। इस पूरे मौद्रिक नीति में यही बात की गई। यही बात आपको विश्व बैंक वाले में भी ये दिखाई देगी कि वो बता रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति है, थोड़ी चिंता है, इसके लिए ध्यान। अब चूंकि वो चिंता, वो तो विश्व बैंक तो आपको बता देगा, वो चिंता करने की जिम्मेदारी इसलिए थी, इसलिए इन्होंने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है अभी उसको न टाइट किया है न ढीला छोड़ा है। ठीक है, जबकि मुद्रास्फीति 5.4% आ गई है 6% के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अभी कोई ब्याज दर न बढ़ाने न घटाने, कोई बढ़ाने का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि 6% के नीचे है तो थोड़ा सा एक आलोचना का शिकार हो जाते। ऐसे में वो घटाने का भी कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियस ले रहे हैं, क्योंकि अभी मानसून का काल चल रहा है, अभी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता चल रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें। चलिए अगला न्यूज़ जो देखते हैं,
मोहम्मद नशीद हैं, ये 2008 से लेकर 2012 के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति थे। इनके भारत के साथ अच्छे संबंध थे। अभी जो इसके पहले जो राष्ट्रपति अभी भी हैं, अभी तो उनका जो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, उनके सहयोगी रहे हैं, लेकिन इन्होंने जून में अपनी एक अलग पार्टी बना के उनके जो राष्ट्रपति हैं सोलेह, उनके विरुद्ध अपना उम्मीदवार उतारा था और यह 7% मत पाया है। और जो राष्ट्रपति चुनाव में जो मतदान, क्योंकि वहाँ कई पार्टी थी, तो जो वहाँ पहले चरण के मतदान में किसी ने भी 50% नहीं पाया। बाद में जब 2 लड़े तो जो जीते हुए हैं उनको 54% मत मिला है और जो दूसरे जो अभी वर्तमान वाले हैं उनको 46% वोट मिला है। तो इसलिए अगर कहा जाता है कि ये 7% वोट भी उन्हीं की पार्टी की है, अगर वो रहते तो ये वोट 53 हो जाता, तो ऑटोमेटिक वो दूसरा वाला 47% या हो सकता और कम पाता। ऐसे में जो हार हुई है वहाँ की वर्तमान राष्ट्रपति की, जिनको ये कहा जाता है कि वो भारत के बहुत समर्थक हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है। और ये वहाँ के जो विधायिका है उसके स्पीकर या अध्यक्ष मतलब वहाँ के विधायिका के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए संवैधानिक पद पे भी हैं। और इनके पार्टी की वहाँ की जो सरकार बननी है उसमें इनकी भूमिका है। तो इसलिए इनका जो मत है, जैसे एक मत बार बार ये आ रहा है कि माले में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो भारत का समर्थक उम्मीदवार है वो हार गया, जो चीन का समर्थक है वो जीता। उसके पीछे वजह भी यही थी कि जो भारत सोलेह हैं, जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो प्रधानमंत्री जी गए थे, हमारे प्रधानमंत्री मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और किसी पड़ोसी देशों के साथ ऐसा उन्होंने नहीं गेस्चर दिखाया था। उससे ये लगा था कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री सोलेह को, यानी जो भारत जो है सोलेह को, यानी जो वर्तमान थे उनको काफ़ी समर्थन करता है। और ये जो वर्तमान अभी निवर्तमान जो अभी चुना गया इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, ये माले वहाँ की जो राजधानी के मेयर थे। और जब इसके पहले जो राष्ट्रपति अभी जेल में बंद है सोलेह के पहले, जो पूरी तरह से चाइना पक्ष थे, जिन पे अपराध का वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर थे। तो वहाँ पे चीन ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो इनका उन चीन के साथ लोगों के साथ संबंध था। तो इसलिए आरोप ये भी लगता है कि ये चीन के समर्थक हैं, ये नहीं जो राष्ट्रपति हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो माले के साथ संबंध है या अब जो भारत का हिंद महासागर के साथ संबंध है, उसको ये समझिए कि कोई भी देश अब वो पुराना भारत नहीं रहा है ना। भारत जैसे अब 12-13, जैसे ये 12 तक रहे, इसके बाद जो सत्ता आई वो चीन के हाथों में गई। धीरे धीरे चीन का ना जो चीन जो BRI प्रोजेक्ट आया, पैसा दिया, सब कुछ हुआ, चीन का प्रभाव नेपाल में भी देखा, चीन का प्रभाव श्रीलंका में भी दिखा, चीन का प्रभाव माले में भी दिखा, मालदीव में भी दिखा, चीन का प्रभाव बांग्लादेश में भी दिखा, म्यांमार में भी दिखा और भी बहुत सारे देशों में दिखा। लेकिन वहाँ से समस्या भी आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उन देशों में चीन के पैसे के साथ साथ उनकी संप्रभुता को छीनने का भी, अब वो कह तो पाते नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन जो है पैसे के साथ साथ उनकी संप्रभुता में भी हनन करता है, उनको परेशान करता है। इसलिए श्रीलंका भी देखिए आज भारत की तरफ आ रहा है, नेपाल भी उनके वो भले जो है BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की बात कह रहा है। मालदीव के जो स्थिति है, भले वहाँ के राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति की बात ठीक है, लेकिन एक होती है ना व्यवहारिक चीज़ें कि हिंद महासागर में मालदीव की स्थिति है। जैसे इन्होंने ही कहा है अपने इंटरव्यू में कि मालदीव की सुरक्षा ऐसी है कि 100-200 लोग आके पूरे मालदीव को आतंकवादी आके हम पूरे मालदीव को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। ऐसे में मालदीव की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उससे कोई विदेश अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। और एक कहावत है, जब आग लगती है तो पड़ोसी ही बुझाता है। और हिंद महासागर में भारत की स्थिति को छोड़ के, भारत के केंद्रीय स्थिति को तो अमेरिका ही मानता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर है। और उसने अभी चेन्नई में जो है, चेन्नई में नहीं, भारत में जो है अपने जो एयरपोर्ट कैरियर, जो वायुयान कैरियर, विमान वाहक पोत, इस तरह के जो है उनके मेंटेनेंस आदि चीज़ों के लिए समझौता किया है। और जिस तरह से भारत और अमेरिका का है, ये आप समझ सकते हैं कि पूरे हिंद महासागर में कोई सुरक्षा दे सकता है तो वो भारत दे सकता है। इसलिए ये चीज़ को मालदीव को भी पता है। एक बार मालदीव में पानी ख़त्म हो गया था इन्हीं, तो भारत ने
डिस्टिल वाटर इमरजेंसी सप्लाई की थी और वहाँ के लोगों की जान बचाई थी। और टोटल आबादी कितनी, 5 लाख की आबादी है, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रेटेजिक महत्व है क्योंकि वो हिंद महासागर में स्थित है, उसका उसमें है, वो व्यापार मार्ग के आसपास जाता है। कुछ नहीं तो अगर वो चीन का हुए वहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी तो हमारे लिए जासूसी उपकरण वहाँ पे हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती, तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेवल संसाधन हैं उनको लेके चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे। और ये चीज़ अब माले को भी समझ में मालदीव को भी समझ में आ गया, माले मतलब मालदीव वहाँ की राजधानी है, उसको समझ में आ गया है कि भारत का विकल्प नहीं हो सकता। यही बात ये कह रहे हैं। जैसे इनका कहना है कि अगले महीने मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह है, तो इसमें जो है देखिए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का कहना है कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रांजिशन टीम अगले महीने माले के मोहम्मद मुइज्जू के शपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की उम्मीद कर रही है। और इन्होंने कहा कि मैं खुद भी पर्सनली आमंत्रित करूंगा कि प्रधानमंत्री आए, ताकि ये गेस्चर है जैसे कि हम भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्होंने कहा कि नसीद जो है, अब देखिए जिन्होंने राष्ट्रपति इबू सुलेह को हराने में बड़ी योगदान है, ये वहाँ के स्पीकर भी हैं। इनका कहना है कि वहाँ की जो उनकी टीम है वह वहाँ पे बुलाना चाह रही है, प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए प्रयासरत, तो ये खुद भी कह रहे हैं कि हम पर्सनली उनको बुलाएंगे। और क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा, इस बात पे जोर दिया कि मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत विरोधी या चीन समर्थक नहीं होंगे, जैसा कि हाल की टिप्पणियों में उन्होंने आमतौर पर चित्रित किया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि मोदी ने 2018 में सोले के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था, जो एक दुर्लभ इशारा था, उन्होंने पड़ोसी देश में किसी अन्य देश के लिए नहीं किया था। इस वजह से ये था कि सोले की वजह से भले राजनीतिक रूप से, और ये बात ये कह भी रहे हैं कि चुनाव में ये मुद्दा है, उन लोगों ने उठाया, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा नहीं था। चुनाव में मुद्दा क्या था, जैसे अभी देख रहे हैं ना, आंकड़े ही बता रहे कि इनका पार्टी का उम्मीदवार 7% पाया है, और इसके अगर ये 7% उधर होते, सोले के साथ होते, तो वो जीतता ही नहीं। और जीता भी है कितना, 8% का अंतर है, 19,000 मतों का। तो ये कहना कि मालदीव की आम जनता में ये भावना है भारत के विरुद्ध में, ऐसी नहीं है, क्योंकि भारत ऐसी नीतियां बनाता नहीं। हाँ, विरोध हो सकता है, कुछ हजार लोग होंगे जो विरोध कर रहे होंगे ना, लेकिन इन लोगों का मानना है कि जब व्यवहारिक धरातल पे आदमी आता है तो बहुत सारी नीतियां उसको उस अनुरूप जो चल रही होती है उसी को चलना होता है। जैसे भारतीय विरोध धारणाओं का मुकाबला करना, ये कह रहे हैं कि जो भारत और मालदीव का चुनाव हुआ था उसे इंडिया और चीन का चुनाव बना दिया गया था। ये कौन बना रहा है, ये कह रहे हैं कि विदेशी मीडिया बना रही है हमें इस तरह से, क्योंकि चुनाव में भारत विरोध कोई मुद्दा था ही नहीं। इनका कहना है मुद्दा क्या था, जो पिछला राष्ट्रपति है उनके प्रति लेकर इनकम्बेंसी थी, न कि इंडिया के प्रति। ठीक है, और वेस्टर्न मीडिया दिखा रही है कि नहीं, ये जो है भारत को लेके थी, उसमें ऑफकोर्स चीन और उसमें चीज़ें शामिल होंगी ही। ठीक है, और इन्होंने कहा है जैसे ये था कि वहाँ पे भारत के जो 15 सैनिक तैनात हैं उनका क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि संकेत दिया कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मालदीव में तैनात लोगों को वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो भारत ने उनको हेलीकॉप्टर या डोनियर विमान दिया उसके रख रखाव और ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत है। साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है वो ये है, ये देखिए, मैं अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक संवेदनशील हूँ और हम जानते हैं कि आतंकवादी संगठन कहीं भी आ सकते हैं, कुछ 100 लोग आकर और वास्तव में मालदीव को परेशान कर सकते हैं। भारत के साथ घनिष्ठ रक्षा सहयोग से बेहतर कुछ भी नहीं है ना। जब आप मजबूत होते हैं तो लोगों की मजबूरी हो जाती है आपका साथ पाना। देखिए यहाँ पे कहा है भारतीय सुरक्षा बलों की देखिए मालदीव की प्रत्येक सरकार हिंद महासागर में भारतीय सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना करती है। ठीक है, इसलिए वो सारी बातें कह रहे हैं, वो सारी बातें अपने तरह है, हमें पूरी विश्वास है, और वो है चूँकि ये उसका सरकार का हिस्सा है कि भारत के प्रति ऐसी भावनाएं नहीं आएगी। और फिर भारत को भी इसी तरह का रेसिप्रोकल, इसलिए भारत ने क्या किया, तुरंत भारत के प्रधानमंत्री ने अपना जो बधाई दी, सबसे पहले बधाई देने वालों में थे, और हमारे जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने वो लिखित संदेश उनको दिया है, वहाँ के बड़े लोगों से मिला है, और वहाँ के राष्ट्रपति ने खुद ही ने कहा है कि हम इस तरह की चीज़ें, तो बातें चुनाव की दूसरी होती है, वो दूसरी होती है जो हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी समझ में है कि उनको किसके, भाई अमेरिका तो के साथ हमारा संबंध ही है,
रही बात चीन, अगर वो चीन के खेमे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीन तो बहुत दूर है अपनी चीज़ों, उनको पता है कि चीन की क्या स्थिति है, जब कुछ भी होगा तो भारत हमारे पास पहले आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें चिंता की बहुत ज़रूरत नहीं, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है जिसको खुद ये कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये आर्टिकल अच्छा है, इनका खुद का इंटरव्यू है, इनकी भूमिका है उस राष्ट्रपति को हराने में, और ये बता रहे हैं कि अगर ये 7% जैसे ये पाएँ, इनका तो कोई एंटी इंडिया नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ के शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाए। अब बुलाया जाएगा तो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर एक प्रधानमंत्री के लिए गए थे, जिसके साथ एक राष्ट्रपति के लिए गए थे जो पहले कभी नहीं किए थे, तो आपको भारत को करना चाहिए। और जहाँ तक हमें पता है कि हमारे प्रधानमंत्री के जो अनुभव हैं, हम लोगों का जो देखे हैं कि जिस तरह से वो लोगों के साथ अपना जो संबंध मैनेज करते हैं, खासतौर से इंटरनेशनल रिलेशन में, पर्सनल, उसमें उनको वो जरूर जानेंगे, ऐसा हमें लगता है। भारत के प्रधानमंत्री ने तो पाकिस्तान के साथ भी किया था, पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अब भाई हम शुरुआत ही तो कर सकते हैं, कोई नहीं करना चाहता है। भाई बताए ना, पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है हमारे पड़ोसी देशों के साथ। क्यों? क्योंकि वो एंटी इंडिया पे बना ही है, और उसकी जो अस्तित्व है, जो वहाँ की खासतौर से जो वहाँ के सत्ता प्रतिष्ठान है, जो वहाँ की आर्मी है, जो वहाँ की ISI है, या जो वहाँ के जो बड़े बड़े पंजाब के लीडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उन सब का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है कि वो भारत का विरोध करते रहें। लेकिन कब तक देखते हैं, तब तक ये है कि मालदीव को लेके ये अच्छी बातें हमें वहाँ के एक बड़े व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई हैं, तो हम इस पर उम्मीद कर सकते हैं कि सब चीज़ें ठीक होंगी। चलिए, ठीक है, थैंक यू।